वेलकम टू एक्यूरेट योगा। स्वागत है आप सबका। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे नवंबर 2020 से 7, जिसमें हम 61 टू 70 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 6 तक हमने सॉल्व कर दिए हैं, तो दोस्तों अगर वो नहीं देखें तो आप कृपया वो देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एज यूजुअल कि आपकी जो प्रश्न संख्या है वो यहाँ पर शायद आपके साथ में मैच न हो, तो उसे आप मिलाने के लिए क्वेश्चन आईडी और आंसर आईडी को मिलान करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले 61 नंबर प्रश्न, महर्षि पतंजलि के अनुसार शरीर के किस स्थान पर संयम करने पर भूख एवं प्यास से निवृत्ति हो जाती है। तो दोस्तों इसमें अगर देखें तो योग सूत्र से यह प्रश्न है। इसमें नीचे आंसर दिए गए हैं ऑप्शन के रूप में, इनमें से हमें राइट जो ऑप्शन है वो चूज करना है। अगर यहाँ पर हम सभी से देखें तो ये सभी के सभी चारों ऑप्शन विभूतिपाद से दिए गए हैं। विभूतिपाद में विभूतियां बताई गई है कि किसी चीज पर संयम करने से क्या लाभ होता है। तो अगर हम देखें नाभि चक्र पर संयम करने से क्या होता है, नाभि चक्र काय व्यूह ज्ञानम, माने काय व्यूह का ज्ञान होता है, ये आपको पता है। काय व्यूह ज्ञानम यह कहां पर मिलेगा आपको, तीसरे पाद में अगर देखते हैं 29 नंबर सूत्र तो वहां पर मिलता है। कूरुम नाड्यम स्थैर्यम, माने कूरुम नाड़ी से स्थिरता आती है, यह कहा गया है 31 नंबर सूत्र में तीसरे अध्याय में। आगे चंद्रमा की बात करें तो चंद्र तारा व्यूह ज्ञानम ऐसा कहा गया है 27 नंबर सूत्र में 3 तीसरे अध्याय में। और फिर आगे क्या बचा, भूख एवं प्यास की निवृत्ति अगर बात करें तो कंठकूपे शुद्ध पिपासा निवृत्ति, तो माने कंठकूप में संयम करने से शुद्ध माने भूख एवं पिपासा माने प्यास से निवृत्ति हो जाती है। माने इसका सटीक जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, कंठकूप हो जाएगा, जो कि सूत्र संख्या की अगर बात की तीसरे अध्याय का 30वां सूत्र है। तो वहां से यह प्रश्न लिया गया और यही हमारा राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। तो अगर ऑप्शन की बात कीजिए तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट हो जाएगा। इसको ढूंढने के लिए आप अपनी पीडीएफ में या अपने कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल में सर्च करेंगे, फाइंड इन पेज अथवा कंट्रोल F करके फाइंड करेंगे यह संख्या 5362283998। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा और उसकी ऑप्शन आईडी आप टिक करेंगे। ये जो दूसरी ऑप्शन आईडी दी गई यहाँ पर 536228155574, यही आपके सटीक आंसर होगा। बच्चे ने भी आंसर को राइट टिक किया है। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हठ प्रदीपिका के अनुसार त्राटक क्रिया किन में लाभप्रद है। तो त्राटक क्रिया किस किस चीज में लाभप्रद है हठ प्रदीपिका के अनुसार। तो हठ प्रदीपिका के अनुसार त्राटक क्रिया किससे संबंधित है, आंखों से। तो आंखों में जरूर ये लाभ होगी। तो बी है जो, ये बिल्कुल ठीक हो गया हमारा। तो बी जहां पर होगा वही आंसर मेरा राइट होगा। अब दोस्तों सपोज किसी को नहीं पता, किसी बच्चे ने पढ़ नहीं रखा, तब वो कैसे उत्तर देगा इसका। तो आंखों से संबंधित क्रिया है तो ऑब्वियस सी बात है आंखों में लाभदायक जरूर होगी। तो बी जहां पर होगा वही उत्तर होना चाहिए। बी इसमें है ये भी हो सकता है, बी इसमें है ये भी हो सकता है, बी यहां पर है ये भी हो सकता है। तो हो क्या नहीं सकता, ये जो हमारा फोर्थ आंसर है ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सी और डी है, बी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो अब देखते हैं राइट आंसर। तो और अगर त्राटक अगर अभ्यास किया जाएगा तो त्राटक क्रिया करेंगे तो आंखों से संबंधित, आंखों मतलब रोग दूर हो जाएंगे। और तंद्रा जो होती है, जम्भाई आती है, माने निद्रा की जो पहली स्टेट है वो भी क्या है, आंखों से संबंधित है। निद्रा कहां से होती है, आंख बंद हो जाती है। तो एक तरह से ए और बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी कहां पर है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में। तो ये तो दोस्तों उसके लिए था जिसने नहीं पढ़ा है। बाकी जिसने पढ़ा हुआ है उसको तो अच्छे से पहले से पता होता है कि त्राटक जो होती है नेत्र रोगों में और तंद्रा आलस्य, इन तीनों रोगों में, तीनों चीजों में लाभदायक होती है। इसके अलावा त्राटक क्रिया के लिए एक और बात कही गई है कि हार्ट कपेटकम, हार्ट कपेटकम यह सूत्र में एज इट इज आ सकता है इन फ्यूचर दोस्तों। तो ये लाइन याद रखेंगे, हार्ट कपेटकम, जिसका अर्थ है सोने की पेटी के समान संभाल करके रखना, सोने की पेटी के समान संभाल के रखना। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि किस षट क्रिया को स्वामी स्वात्माराम जी अथवा हठ प्रदीपिका के अनुसार सोने की पेटी के समान संभालने के लिए कहा गया है। तो वह कौन सी क्रिया होगी आपकी, त्राटक, माने त्राटक को गुप्त रखने योग्य कहा गया है, सोने की पेटी के समान। कितनी गुप्त क्रिया है ये त्राटक। तो ये दोस्तों आप ध्यान रखेंगे और इसकी क्वेश्चन आईडी भी आप देख लेंगे ध्यान से, नीचे दी गई है ऑप्शन आईडी, आप ध्यान से देख लेंगे इस प्रश्न की। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। वशिष्ठ संहिता के अनुसार कौन सा अभ्यास भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्त कर सकता है। तो सबसे पहले इसके बारे में बेसिक जानते हैं। वशिष्ठ संहिता एक हठ योग का ग्रंथ है जिसमें दो जो पात्र हैं, पात्र मीन्स कैरेक्टर्स, एक तो वशिष्ठ ऋषि खुद है और दूसरे उनके पुत्र हैं, माने उनके सन, वो कौन है, शक्ति, उनके पुत्र का नाम है शक्ति।
तो ये दो व्यक्तियों के बीच का संवाद है। शक्ति उनका पुत्र है और वशिष्ठ उनके जो है पिता है, गुरु के रूप में भी है वहां पर। तो इनको ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान देते हुए योग के अंग बताए। तो वशिष्ठ संहिता में कितने अंग बताए गए योग के? अष्टांग योग बताया गया, माने 8 अंग बताए गए हैं। अष्टांग योग में बात की जाए तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, यही 8 अंग बताए गए हैं। इनमें भी अगर बात की जाए तो यम जो बताया गया है आपको कितने प्रकार के बताया गया है? यम जो है 10 प्रकार के बताए गए। नियम जो है वो भी 10 प्रकार के बताए गए। आगे यम, नियम, आसन, आसन कितने बताए गए हैं? 10 बताए गए हैं। फिर आगे बात करें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम कितने बताए गए दोस्तों? तो प्राणायाम की अगर बात की जाए तो प्राणायाम 3 प्रकार के बताए गए हैं। 3 प्रकार माने रेचक, पूरक और कुंभक, यही बताया गया है, जिसमें ओंकार स्वरूप प्राणायाम का वर्णन भी किया है इन्होंने। तो ये बताया गया और इसी प्राणायाम के अभ्यास से कहा है कि भ्रूण हत्या जैसे पाप का नाश हो जाता है। भ्रूण हत्या का जो पाप लगता है किसी को तो वो भी नाश हो जाता है। तो माने 1 नंबर ऑप्शन जो होता है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा यहां पर। उसके बाद में अन्य अंगों की अगर हम बात करें, ये हुए हमारे 4, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। इसके बाद में आते हैं प्रत्याहार, धारणा। प्रत्याहार कितने प्रकार का बताया गया है? 4 प्रकार का। धारणा जो है वह बताएगी ये 5 प्रकार से 5 तत्वों पर। ध्यान के 6 प्रकार बताए गए हैं और समाधि जो है समतावस्था बताई गई कि समाधि जो है समतावस्था की स्टेट मानी जाती है। तो ये दोस्तों ये सारी चीजें बताई गई है। अब इसमें अगर हम ध्यान दें कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यहां पर इन चारों को अंतरंग साधन कहा गया है, अंतरंग। और इन चारों को यम, नियम, आसन, प्राणायाम को इनको बहिरंग साधन बोला है वशिष्ठ संहिता में। ये आप ध्यान रखेंगे, इन फ्यूचर यहां से प्रश्न बन सकता है। 4 माने हैं, महर्षि पतंजलि ने 5 और 3 के रूप में माने हैं। उन्होंने कहा है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये पांचों के पांचों बहिरंग है और धारणा, ध्यान, समाधि तीनों अंतरंग अभ्यास माने गए हैं। परंतु वशिष्ठ संहिता में 4 का जोड़ा, ये आप ध्यान देंगे, काफी ध्यान देने योग्य बात है। 4 के रूप में जोड़े बांटे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर प्रश्न। ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। ऐच्छिक पेशियां माने बात की जाए अगर इंग्लिश में इस वर्ड को हम देखें तो वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स कहां पाई जाती हैं? वॉलेंट्री मीन्स ऐच्छिक मसल्स जो हमारी इच्छा से काम करती है। तो हमारी इच्छा से क्या क्या काम करती है? इनमें से जीव जो है क्या आप लोगों की इच्छा से काम करती है? हाँ बिल्कुल, हमारी इच्छा से काम करती है। तो यहाँ पर इसमें जो मसल्स होंगी, ईसोफेगस माने जो फूड पाइप होती है जहां से हम भोजन ग्रहण करते हैं, गले के पास से जो स्टमक तक जुड़ी रहती है, उसका जो प्रारंभिक फर्स्ट जो पार्ट होता है वो भी हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर आप चाहें तो गले को आगे पीछे करके देख सकते हैं, जैसे हम काना गटकते हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, माने हमारे कंट्रोल में होता है कुछ हिस्सा तक। तो ये भी हमारे कंट्रोल में इसका फर्स्ट पार्ट। और ईसोफेगस के फर्स्ट पार्ट को ही हम एक और नाम से जानते हैं, फेरिंक्स नाम से, माने फेरिंक्स का नाम भी हम उसको देते हैं। तो माने फेरिंक्स भी जो है हमारे कंट्रोल में होता है, वॉलेंट्री मसल्स का एक तरह से भाग होता है। परंतु ईसोफेगस का जो पार्श्व माने पीछे वाला हिस्सा जो स्टमक से जुड़ा हुआ है, क्या वो है कंट्रोल में? वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। वो विसरल मसल्स होते हैं जिसको हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और त्वचा के डर्मिस, डर्मिस माने त्वचा का जो ऊपरी लेयर होती है उसमें, तो उसमें मसल्स नहीं कोई भी, क्योंकि वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो माने ए, बी, डी जो है वही हमारा आंसर वो बिल्कुल राइट होना चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इसकी क्वेश्चन आईडी आप देख लेंगे दोस्तों, 5362284041। इसका जो आंसर राइट होगा वो कौन सी ऑप्शन आईडी होगी? 4 नंबर ऑप्शन आईडी जिसके 5748 लास्ट में है, वह आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सर्च करेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 65 नंबर प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार शम का अर्थ बताइए। तो चाहे दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता हो, चाहे वेदांत दर्शन हो, चाहे कहीं भी हो, शम जो है संस्कृत का एक शब्द है और जिसका अर्थ हमेशा सेम ही रहेगा। और शम और दम 2 वर्ड होते हैं हमेशा, शम और दम। दम जो होता है हमेशा इंद्रियों का दमन होता है। दम मीन्स दमन, इंद्रियों का हमेशा दमन होता है, माने इंद्रियां अपने विषयों की तरफ भागती है तो उनका दमन करना चाहिए, इंद्रियों का दमन होता है। शम किसका होता है? शम होता है माने शमन करना, शमन माने जलाना। एक तरह से मानसिक विचार जो होते हैं, उद्वेग उठते हैं, उनको जलाना चाहिए, माने उनका शमन करना चाहिए, मन का शमन होता है। तो अब इसमें देखेंगे इंद्रिय नियंत्रण तो नहीं हो सकता शम का अर्थ, क्योंकि मन से रिलेटेड है, ये नहीं हो सकता। विषयों का निग्रह नहीं हो सकता,
कामना नियंत्रण नहीं हो सकता। अंतःकरण का निग्रह, अंतःकरण में क्या होता है, अंतःकरण चतुष्टय अगर आप सुना होगा तो उसी में आपके मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये चारों रहते हैं। तो अब मन से संबंधित चीज आई तो मन कहां पर है, अंतःकरण में रखा गया। तो माने एक तरह से ये क्वेश्चन काफी घुमा करके पूछा गया, अंतःकरण का निग्रह करना ही क्या कहलाता है, आपका शम कहलाता है भगवत गीता के अनुसार। ये दोस्तों अच्छे से देख लेंगे इसको आंसर को, इसकी प्रश्न आईडी ऑप्शन आईडी भी आप मिलान कर लेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। बच्चे ने आंसर गलत दिया है तो यहां पर ध्यान नहीं देंगे आप। तो इसका राइट आंसर अंतःकरण का निग्रह माने मन का शमन होता है, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 66 नंबर प्रश्न, गेरंड संहिता के अनुसार योनि मुद्रा से पूर्व किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। तो गेरंड संहिता से पहले दोस्तों हमेशा ही कहा गया कि शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। कहा गया है कि शक्ति चालनी मुद्रा के बगैर योनि मुद्रा अधूरी है, माने शक्ति चालनी पहले होगी और फिर शक्ति चालनी जब सिद्ध हो जाएगी तब योनि मुद्रा का अभ्यास शुरू करना चाहिए। और योनि मुद्रा किस प्रकार से करने के लिए कहा गया गेरंड संहिता में, योनि मुद्रा होती किस प्रकार है वो ध्यान रखेंगे। क्षणमुखी जो मुद्रा होती है, हम व्यवहार में क्षणमुखी मुद्रा करते हैं, उसी को यहां पर योनि मुद्रा की संज्ञा दी गई है, जिसमें हमारी प्रथम जो उंगली होती है तर्जनी, तर्जनी जो होती है हमारी आंखों पर चली जाती है, आंखें बंद करते हैं तर्जनी से। और जो मध्यमा अंगुली होती है मध्यमा, उससे हम क्या करते हैं, नासिका का जो छोर होता है वहां पर रखते हैं, नासिका बंद करते हैं। अनामिका जो होती है उसको हम होठों पर रखते हैं, माने मुख को बंद करते हैं एक तरह से, अनामिका को मुख पर बंद करते हैं। और अंगुष्ठ जो होते हैं आपके अंगुष्ठ, उनसे क्या करते हैं, हम कान को बंद करते हैं, अंगूठे से कान को बंद करते हैं। ऐसे मिलान करना भी आ सकता है दोस्तों इन फ्यूचर, तो ये भी आप थोड़ा देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 67 नंबर प्रश्न, शिव संहिता के अनुसार रजोगुण से परिपूर्ण माया को किस रूप में जानते हैं। तो दोस्तों शिव संहिता के अगर प्रथम अध्याय हम देखते हैं, प्रथम अध्याय, वहां पर पहली बात तो ये बता देते हैं कि अध्याय जो है माने चैप्टराइजेशन है उनको किस रूप में दर्शाया गया, पटल के रूप में दर्शाया गया। तो ये प्रश्न आ सकता है, शिव संहिता की विशेषता माने पटल के रूप में वहां पर अध्याय दिखाए गए हैं। कितने पटल हैं, 5 पटल है। 5 पटल मीन्स 5 अध्याय माने 5 चैप्टर है वहां पर, पटल का अर्थ है चैप्टर। तो ये दूसरी बात, जो प्रथम पटल है उसी में ये माया के निरूपण किया गया कि संसार बताया गया है, संसार की उत्पत्ति कैसे होती है, ब्रह्म से पंचतत्वों की उत्पत्ति हुई, माया होती है उसमें, माया 3 रूपों वाली है, सत्य रज और तम, तीनों गुणों से युक्त। जो रजोगुणी माया जो है उसको बताया गया कि वो है जो, उसको सरस्वती कहा जाता है, रजोगुणी वाली जो है सरस्वती कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो प्रश्न का उत्तर है वो क्या होगा, 2 आंसर राइट हो जाएगा। बच्चे ने जो है आंसर यहाँ गलत टिक किया तो उसको आप ध्यान नहीं देंगे, ये टिक गलत किया है। तो यहाँ पर 2 जो आंसर है आपका राइट होगा, माने सरस्वती जो है वो रजोगुण से परिपूर्ण होती है। अब अगर देखिए बाकी की सतोगुण से क्या होती है, तो सतोगुण से अगर बात करें तो सतोगुण से जो परिपूर्ण होती है वो कौन सी कही गई है, सतोगुण से परिपूर्ण कही गई है हमारी लक्ष्मी कही गई है, तो लक्ष्मी को कहा गया है। और जो तमोगुण से परिपूर्ण है उसको क्या कहा गया है, दुर्गा कहा गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तमोगुणी कौन है, दुर्गा, सतोगुणी कौन है, लक्ष्मी, और सरस्वती जो है वो रजोगुण से परिपूर्ण बताई गई है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। प्रथम अध्याय में आप लगभग 90 नंबर जो श्लोक है वहां पर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 68 नंबर प्रश्न, एंजाइना का प्रत्यक्ष कारण क्या है। एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस आपको बताया गया है पहले से, एंजाइना पेक्टोरिस वर्ड है या क्यों, मेन कोज क्या है इसका, कोरोनरी जो आर्टरी होती है हमारी, कोरोनरी आर्टरी जो क्या करती है, हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करवाती है। और जब वो हार्ट को प्रोवाइड करवा रही होती है ब्लड, तो उसके अंदर बीच में कोई समस्या आ जाती है, ब्लड जो होता है कम पहुंचने लगता है हार्ट की तरफ। तो जब कम ब्लड पहुंचता है तो उससे हार्ट में पेन होता है, और वो कहां होता है, हार्ट हमारा छाती के बीचों बीच होता है लगभग। तो वहीं पर हार्ट जो होता है हमारा, उसी के जस्ट पास में छाती के बीचों बीच एक तीखा दर्द होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। तो कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस का मेन डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष कारण है वो क्या क्या हो सकता है। यहां पर प्रत्यक्ष का मतलब है कि डायरेक्ट कोज, जो डायरेक्टली कोज है एंजाइना पेक्टोरिस के लिए। इसमें अगर देखें तो एज का बढ़ना, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, मतलब ज्यादा एज जैसे जैसे होगी कोरोनरी आर्टरी आपकी श्रिंक होती जाएगी, उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है आपका बढ़ सकता है, तो उससे वो अफेक्ट कर सकता है एंजाइना पेक्टोरिस को। आधुनिक जीवन शैली, मॉडर्न लाइफस्टाइल की आज की जो जीवन शैली है, जरूरी नहीं कि दोस्तों ये जीवन शैली जो है ये सभी के लिए नुकसानदेह हो, क्योंकि बहुत से लोग जो मॉडर्न लाइफस्टाइल जीते हैं वो एक्सरसाइज भी करते हैं। माने केवल मॉडर्न लाइफस्टाइल ही अगर हम कहें कोज माने एक बीमारी का, तो वो नहीं हो सकता हमेशा।
तो क्योंकि बहुत से व्यक्तियों का मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है जीने का तरीका अच्छा हो सकता है, बहुत से व्यक्तियों को बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो ये सटीक उत्तर थोड़ा मालूम नहीं दिखता, अगर देखते हैं हो भी सकता है तो देखते हैं बाकी क्या होते हैं। निद्रा का नियमित न होना, कि माने सोना और जागना जिसका निश्चित न हो वो तो बिल्कुल हर एक बीमारी का कारण होता है, तो एंजाइना कारण होगा। अंदरूनी बेचैनी माने एक तरह से स्ट्रेस और तनाव जैसी स्थिति बनी रहना, क्या वो, हाँ वो बिल्कुल हो सकता है, ये दोनों पक्के हैं। सी और डी आपका हमेशा ही होगा, और एज भी आपका एक फैक्टर है। तो माने इनमें से बेस्ट चुनाव करने हैं। देखो मॉडर्न लाइफस्टाइल भी हो सकता है एंजाइना पेक्टोरिस का कारण, बट हमें चारों में से जो यहाँ राइट देखेंगे आप प्रत्यक्ष कोज का है यहाँ पर कि डायरेक्ट कोज क्या है, तो इसमें अगर देखें तो हमें 3 ही कोज हमें दिखाई देते हैं। एज, आपका स्लीप डिसऑर्डर, और आपकी इंटरनल जो बेचैनी होती है, तनाव जो होता है, चिंता का जो स्तर बना रहता है। तो ए सी डी ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो यहां पर दोस्तों ये ध्यान रखना है कि आपका मॉडर्न लाइफस्टाइल हो भी सकता है कारण, और नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि हमसे यहां पर जो प्रश्न का डिमांड है, जो उत्तर पूछा गया है, वो अनुसार हमें चूज करना है। इस कारण से हमारा ऑप्शन जो है ए सी डी ही सही बैठते हैं, ये ध्यान रखें। सपोज यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको, और यहां चौथे ऑप्शन में आपको लिखा होता कि ध्यान, मेडिटेशन, और आपको फिर ऑप्शन 3 ही छांटने थे, तो आप ए बी सी को छांटते कि हाँ ये कारण है एंजाइना पेक्टोरिस के। क्योंकि यहां पर 3 ऑप्शन छांटने हैं और बेस्ट छांटने के जिसके कारण एंजाइना हो सकता है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ए सी डी जो है हमारा मेन आंसर हो जाता है इस प्रश्न का। इसलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव स्टडी अगर आप कर रहे हो, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, तो ऑब्जेक्टिव स्टडी करने का जो तरीका है वो मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसकी क्वेश्चन आईडी आप देख लेंगे दोस्तों, 5362284046, ये इसकी क्वेश्चन आईडी है। इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका? ऑप्शन आईडी होगी 536228155767, ये ऑप्शन बच्चे ने भी अच्छे से क्लिक किया है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 69 नंबर प्रश्न। हठ रत्नावली के अनुसार चित्त वृत्तियों के नियंत्रण को कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, हठ रत्नावली के अनुसार जानना है इस प्रश्न को, बट फिर भी बहुत से बच्चों को यह प्रश्न आता नहीं होता, वो सोचते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध है, तो माने योग ही है क्या, ऑप्शन 1 टिक कर सकते हैं। परंतु यहां देखना है कि हठ रत्नावली पूछा है। रत्नावली में जब आप पढ़ते हैं, प्रथम अध्याय जो पढ़ते हैं, उसमें 7th नंबर जो श्लोक है वहां दिया गया है कि चित्त वृत्ति निरोधास्तु महायोग है प्रकीर्तित है, कि चित्त वृत्ति निरोध के लिए महायोग का उपदेश दिया गया है, माने उसका वर्णन किया गया है। तो माने महायोग जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि चित्त वृत्ति के निरोध के लिए महायोग सबसे अधिक आवश्यक बताया गया है हठ रत्नावली में श्रीनिवास योगी के द्वारा, जो कि इसके लेखक हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, बच्चे ने आंसर राइट किया है। तो क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी को आप मिला लेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 70 नंबर प्रश्न। ए एंड आर 2 कथन दिए गए हैं असर्शन एंड रीजनिंग के। तो कथन 1 है, कथन 2 है, तो 2 चीज दी गई दोस्तों। तो हमें देखना है पहले ऑप्शन किस तरीके से पूछे गए। केवल इतना पूछा है कि क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत हैं, या फिर एक सही है एक गलत है, एक गलत है दो सही है। कहने का मतलब यहाँ पर व्याख्या हमसे नहीं पूछी है कि व्याख्या भी क्या सही है। तो ये सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों प्रश्न का, कि व्याख्या का नहीं पूछा, तो इसका मतलब एक या तो एक गलत है या एक सही है या दोनों सही है, बस इतनी ही बात हमें बतानी है। तो सबसे पहले कथन 1 पढ़ते हैं हम। अगर आप इंग्लिश में करते इस प्रश्न को तो इजी रहता, क्योंकि ऐसे प्रश्न इंग्लिश में करने से, जो एनाटॉमी के प्रश्न मैं बार बार कहता हूं, एनाटॉमी के हो गए, आपके डिजीज के हो गए या साइकोलॉजी के हो गए, ये प्रश्न करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप इजीली उनको समझ सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश से जब हिंदी में अनुवाद होता है तो अनुवाद की ये भाषा जो होती है थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, उसकी सेंस नहीं बैठ पाती, जैसे इस क्वेश्चन की आपको सेंस नहीं मिलेगी यहाँ पर। बट अगर आपको किस्मत रही आपकी, अगर आपको इंग्लिश में प्रश्न मिल जाता है तो आप उसको इजीली समझ पाएंगे और कर पाएंगे। रजोगुण की प्रधानता वाले अनियमित आहारचर्या पर नियंत्रण रखने सहित अधिक भोजन से बचने एवं उचित शारीरिक श्रम के जरिए डायबिटीज मेलिटस की स्थिति में योग अच्छे परिणाम दे सकता है। हाँ बिल्कुल, ये लाइन बिल्कुल ठीक है दोस्तों। कथन 1 जो है बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है कि माने योग करने से और भोजन पर अगर हम नियंत्रित करें, अनियमित जो आहारचर्या है हमारी उस पर तो डायबिटीज जो होती है उसमें हमारा रिजल्ट जो होते हैं अच्छे आ सकते हैं। ठीक है। कथन 2 हम देखते हैं, औषधि एवं इंसुलिन का प्रयोग कर डायबिटीज मेलिटस के मूल कारणों का उपचार किया जा सकता है।
तो क्या दोस्तों आपको पता है कि डायबिटीज जो होती है एक इनक्योरेबल डिजीज है। एलोपैथी इसको कहती है कि डायबिटीज जो है इनक्योरेबल है और इसका कोई उपचार नहीं है परमानेंट रूप से। अगर आपको एक बार इंसुलिन स्टार्ट हो गया या आपने मेडिसिन लेनी शुरू कर दी तो आप जीवन भर मेडिसिन या इंसुलिन लेते रहिए, आपको कोई परमानेंट इलाज नहीं मिलेगा इसका। तो डायबिटीज का परमानेंट इलाज नहीं है दोस्तों, ये ध्यान देना है आपको। तो कहने का मतलब मूल कारणों का क्या उपचार किया, औषधि और इंसुलिन से मात्र नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, योग से कुछ हद तक कहा जाता है कि डायबिटीज में कंट्रोल आ जाता है अकॉर्डिंग टू रिसर्च। दोस्तों योग में रिसर्च के परिणाम भी ये शो नहीं करते कि पूरी तरह से 0% हो जाता कि आपका डायबिटीज कभी था और आपका पूरा खत्म हो गया। हाँ, हालांकि ऐसे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं व्यवहारिक जीवन में, परंतु रिसर्च जो कहता है वो ये नहीं कहता कभी भी कि योग को 100% जो है योग डायबिटीज को क्योर कर देता है, कि उसके बाद में नो, कोई योग नहीं करना, कोई दवाई नहीं लेनी, ऐसी कंडीशन कभी नहीं कहता रिसर्च। तो ये दो तो ध्यान रखना है कि डायबिटीज जो है एक इनक्योरेबल डिजीज है, चाहे वो योग की बात करें चाहे वो हम एलोपैथी की बात करें, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ये बात ध्यान रखेंगे। व्यवहार में हालांकि हम देखते हैं योग करने से व्यक्ति का पूरी तरह से इंसुलिन बंद हो गया, औषधि बंद हो गई और उसका डायबिटीज नॉर्मल हो गया व्यवहारिक जीवन में, परंतु रिसर्च और व्यवहार दोनों की दोनों चीजें अलग होती है दोस्तों, क्योंकि हमें सिद्ध करना होता है अकॉर्डिंग टू हमारे लिटरेचर सर्वे करके, हमें रिसर्च करके, तो उसमें अभी तक ये सिद्ध नहीं किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि पूर्ण रूप से सभी कारणों को हम ठीक नहीं कर सकते डायबिटीज के। तो कहने का मतलब ये जो सेकंड कथन है वो हमारा बिल्कुल रॉन्ग है ना। तो डायबिटीज के रूप में अगर देखें तो केवल योग से अच्छे परिणाम आ सकते हैं, परंतु मूल कारणों को अगर दूर करते हैं तो वो नहीं है ना। तो कथन एक हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर इसमें हम देखें कथन एक ही केवल सही हो, दूसरा गलत हो, तो वो कहां पर है, कथन एक हमारा यहाँ सही है और दूसरा जो है बिल्कुल हमारा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 3 है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर कथन 100% हमारा सही है, परंतु कथन 2 है वो हमारा गलत है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी आप देख लेंगे और इसकी जो ऑप्शन आईडी है, ऑप्शन आईडी 3 जो है बिल्कुल जाएगी। बच्चे ने जो आंसर टिक किया है वो हमारा रॉन्ग आंसर टिक किया है बच्चे ने, तो इस पर ध्यान नहीं देंगे आप। ऑप्शन आईडी 3 जो है 536228155851, ये जो है ऑप्शन आईडी बिल्कुल राइट है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा पार्ट 7 जो था, जिसमें हमने 61 से 70 क्वेश्चन रखे थे नवंबर 2020 का, वह कंप्लीट हो चुका है, जो कि एक्चुअल में जून में होना था, बट ड्यू टू कोरोना 5 नवंबर को हमारा पेपर हुआ था। वो हमारा 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न रह गया है दोस्तों जो कि मुझे बताना चाहिए था और मैं नहीं बता पाया, या आपके दिमाग में कोई और प्रश्न है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं आपका आंसर दे पाऊं। और दोस्तों हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट कोर्स करने के लिए। और इसके अलावा यदि आप कोई काम करते हैं, आप फ्री नहीं है लाइव क्लास लेने के लिए, तो हमने पूरा कोर्स जो है डेवलप किया है, जिसको आप ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑल 10 यूनिट्स को हमने आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया है पहले से, और उसमें क्विज भी आपको मिलती है, तो उसको आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ में तैयारी कर रहे हैं, ये मेरी वेबसाइट है जिस पर मैंने आपके लिए सारा का सारा कंटेंट 10 के 10 यूनिट डाल दिए हैं। वहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे सारे के सारे 10 यूनिट्स को। वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको 10 यूनिट्स दिखाई देंगे। इनमें से जहां चाहें, जो चीज देखना चाहें वो देख सकते हैं इजीली। आप जैसे चाहें, जब चाहें, 24 घंटे कभी भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स को एज ए नोट्स आगे पीछे करके देख सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इनमें आपको दिखाता रहेगा कि आपने कितना कर लिया है। ये देखिए, जैसे ऑरेंज लाइन हो चुकी है, तो ऑरेंज लाइन आपको बताएगी कि आपको कब करना है, आगे कब पढ़ना है, और कितना रह चुका है आपका सिलेबस, या आपने पूरा कवर कर लिया है। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका 100% मैं मानता हूं नेट या जेआरएफ 100% दोस्तों पक्का हो जाएगा।